नमस्कार। देश विदेश की खबरों के साथ मैं हूं जागृति के न्यूज नेशनल के मंच पे आपका स्वागत है। देखते हैं अब तक की बड़ी खबरें, एक नजर हेडलाइंस पे। उद्धव ठाकरे के लिए थप्पड़ वाला आपत्तिजनक बयान देने के बाद राणे की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। पंजाब के कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा और कुछ अन्य नेताओं द्वारा खुले तौर पर कैप्टन को हटाए जाने की मांग उठाए जाने के बाद एक बार फिर पंजाब की राजनीति में भूचाल आ गया। देश में बुधवार को कोरोना के मामलों में मंगलवार के मुकाबले 12,000 से अधिक की वृद्धि हो गई, जिससे लोगों के साथ साथ सरकार को भी चिंता। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को उनके अफगान नीति पर फटकार लगाई है। 23 अगस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति और क्षेत्र तथा दुनिया पर इसके प्रभाव पर लेकर चर्चाएं की। खबरें विस्तार से देखें तो अभी राणे की मुश्किलें कम नहीं हो रही। सीएम उद्धव ठाकरे के लिए थप्पड़ वाला आपत्तिजनक बयान देने के बाद राणे की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। मंगलवार को नासिक पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, बाद में वे जमानत पर रिहा हो गए। अब नासिक पुलिस ने अपने यहाँ दर्ज एक केस में राणे को नोटिस भेजकर 2 सितंबर को हाजिर रहने के लिए कहा है। राणे के खिलाफ पहला केस नासिक में ही दर्ज किया गया था और यहीं पे उनके खिलाफ वारंट भी जारी हुआ था। इसी बीच राणे की जन आशीर्वाद यात्रा 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। राणे की ओर से उनके खिलाफ दर्ज 4 केस को रद्द करने को लेकर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर हो सकती है। राणे की गिरफ्तारी के बाद नासिक में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ऑफिस पर पथराव किया था। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने पलटवार किया। इस हमले में कुछ शिव सैनिक घायल भी हुए थे। अब पुलिस ने इस मामले में 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ भद्रकाली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर दिया। महाड़ कोर्ट ने जमानत देते हुए राणे को 15,000 का बॉन्ड भरने को कहा था। नासिक पुलिस राणे के ऑडियो को उनके सीएम के लिए दिए गए बयान से मैच करना चाहती है, इसीलिए राणे को 2 सितंबर को नासिक में बुलाया गया है। राणे को 30 अगस्त और 13 सितंबर को रायगढ़ अपराध शाखा के सामने भी पेश होना है। जमानत देते समय कोर्ट ने राणे को सख्त हिदायत दी कि वे दस्तावेज और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। पंजाब कांग्रेस में घमासान जारी है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा और कुछ अन्य नेताओं द्वारा खुले तौर पर कैप्टन को हटाए जाने की मांग उठाए जाने के बाद एक बार फिर पंजाब की राजनीति में भूचाल आ गया है। मंगलवार को उठे इस सियासी तूफान के बाद अब पंजाब के कुछ विधायकों ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का रुख किया है, क्योंकि राज्य प्रभारी हरीश रावत इस समय देहरादून में है। पंजाब सरकार के 4 मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, सुखविंदर सिंह रंधावा, सुख संकारिया व चरणजीत चन्नी और 3 विधायक कुलवीर जीरा, बरिंद्रजीत पहाड़ा व सुरिंदर धीमान देहरादून के एक होटल में पहुंचे हैं। इसी होटल में बैठक हो रही है और हरीश रावत भी बैठक में पहुंच चुके हैं। वहीं बैठक में जाने से पहले हरीश रावत ने मीडिया से कहा था कि कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। अब देखना ये होगा कि इस बैठक में के बाद क्या हल निकलेगा। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के प्रधान बनने के बाद ये माना जा रहा था कि पार्टी के सभी अंदरूनी विवाद शांत हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू खेमे के बीच चिंगारी और भड़क गई है। कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने मंगलवार को अपने आवास पर कैप्टन अमरिंदर सिंह विरोधी कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई थी। इसी दौरान खुले तौर पर कैप्टन को हटाए जाने की मांग भी उठाई गई थी, जिसके बाद सभी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की थी। कोरोना ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी। देश में बुधवार को कोरोना के मामले में मंगलवार के मुकाबले 12,000 से
अधिक की वृद्धि हो गई, जिससे लोगों के साथ साथ सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के 37,593 नए मामले आए, जबकि 638 लोगों की मौतें हुई। वहीं 34,169 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 3 लाख के आसपास है। वहीं देश में कुल मृतकों की संख्या की बात करें तो ये 4 लाख हो गई है और अब तक कुल स्वस्थ मरीजों की संख्या 3 करोड़ जितनी हो गई है। मंगलवार को बीते 24 घंटे में 25,467 नए मामले सामने आए थे, जबकि 354 लोगों की मौतें हुई। वहीं 39,000 के ज्यादा मरीज को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। वहीं कल सक्रिय मरीजों की कुल संख्या 3.19 लाख थी। वहीं देश भर में मंगलवार तक 58 लाख करोड़ से ज्यादा कोरोना के टीके लगाए गए, जबकि कल बीते 24 घंटों में 63 लाख वैक्सीन की डोज लगाई गई थी। केरल में बीते 24 घंटों में कोरोना के 24,000 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 38 लाख हो गई, जबकि 173 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की तादाद 19,757 पे पहुंच चुकी है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अहम जानकारी देते हुए कहा कि देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले कुछ मामलों में 0.99% है। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.10% है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट पिछले 30 दिनों से 3% से कम चल रहा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को उनकी अफगानिस्तान नीति पर फटकार लगा दी है। ट्रंप ने इस पर चिंता व्यक्त की कि कहीं अफगानिस्तान के नागरिकों के साथ अमेरिका काबुल से हजारों आतंकवादियों को तो एयरलिफ्ट नहीं कर लाया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को उनकी अफगान नीति को लेकर जमकर फटकार और चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि निकासी प्रक्रिया के तहत कहीं आम लोगों की जगह हजारों आतंकियों को अमेरिका तो लेकर नहीं आ गया है। ट्रंप ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि बाइडेन ने अफगानिस्तान को आतंकवादियों के हवाले कर दिया और सेना को हटाकर वहां हमारे अमेरिकी नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि जिन 26,000 लोगों को अफगानिस्तान से निकालकर लाया गया है, उनमें से केवल 4,000 ही अमेरिकी है। उन्होंने कहा कि अब हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि अफगानिस्तान से और दुनिया भर के पड़ोसी देशों से कितने हजार आतंकवादियों को एयरलिफ्ट किया गया है, कितनी भयावह विफलता है और कोई जांच नहीं हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बाइडेन कितने आतंकी को अमेरिका लाएंगे हम नहीं जानते। अफगानिस्तान में युद्ध के एक अनुभव रिपब्लिकन कांग्रेसी माइल वॉल्टन ने प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में तालिबान की आतंकी गतिविधि के बारे में सैन्य और खुफिया सलाहकारों की सलाह पर ध्यान नहीं देने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन की निंदा भी की गई है। वॉल्स ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने विश्व मंच पर अमेरिका को शर्मिंदा किया है और हमारे आधुनिक इतिहास में यह सबसे खराब विदेश नीति मानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर मर्केल ने अफगानिस्तान की स्थिति पर आज चर्चा की थी। 23 अगस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति और क्षेत्र दुनिया पर इसके प्रभाव पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच शांति और सुरक्षा बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि दोनों ही नेताओं ने माना कि सबसे जरूरी प्राथमिकता अफगानिस्तान में फंसे हुए लोगों की स्वदेश वापसी है। उन्होंने द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा की, जिसमें कोविड-19 टीकों में सहयोग, जलवायु और ऊर्जा पर ध्यान देने के साथ विकास सहयोग, व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना शामिल है। मोदी ने ट्वीट किया, आज शाम चांसलर मर्केल से बातचीत की और द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ही अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम पर चर्चा भी की। भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। पीएमओ ने एक बयान में कहा गया कि नेताओं ने अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति और क्षेत्र तथा दुनिया पर इसके प्रभाव पर चर्चा की। उन्होंने शांति और सुरक्षा बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें सबसे जरूरी प्राथमिकता फंसे हुए लोगों की वापसी है। बयान में ये भी कहा गया है कि दोनों ही नेताओं ने आगामी COP26 बैठक और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समुद्री सुरक्षा पर बातचीत को बढ़ावा देने के भारतीय पहल जैसे बहुपक्षीय हितों के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया है। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समावेशी सहयोग को बढ़ावा देने पर दोनों पक्षों के बीच दृष्टिकोण की समानता पर भी जोर दिया।
अब वक्त हो चला है विराम का। विराम के बाद फिर मिलते हैं। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। ब्रेक के बाद की न्यूज नेशनल के मंच पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। अफगानिस्तान से मंगलवार को रेस्क्यू कर भारत लाए गए 78 लोगों में से 16 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एहतियात सभी 78 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। सभी 16 लोग एसिम्प्टोमेटिक है, यानी उनमें वायरस के लक्षण नहीं दिख रहे हैं। इन 16 लोगों में से 3 सिख भी शामिल है, जो काबुल से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां सिर पर उठाकर लाए थे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर इन प्रतियों को लिया था और एक प्रति को अपने सिर पर रखकर चले थे। अब तक अफगानिस्तान से 626 लोगों को भारत लाया गया है, जिसमें 77 अफगानी सिख और 228 भारतीय है। इन भारतीयों में अफगानिस्तान की एम्बेसी में काम करने वाले लोग शामिल नहीं हैं। केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि जो भी अफगानी नागरिक वहां के हालातों से परेशान होकर भारत आना चाहेगा वह इसे लिए आवेदन कर सकता है। सरकार ने यह भी कहा था कि इस प्रक्रिया में हिंदू और सिखों को प्राथमिकता दी जाएगी। मंगलवार को रेस्क्यू मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया था। तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा कर लिया था। 16 अगस्त से भारत सरकार ने रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया था। अफगानिस्तान के पूर्व आईटी मंत्री सैयद अहमद शाह सदात जर्मनी में पिज्जा बेच रहे हैं। पिज्जा कंपनी की यूनिफॉर्म पहने हुए वह जर्मन शहर लिप्जिंग में साइकिल पर घूमकर पिज्जा की डिलीवरी कर रहे हैं। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने से पहले ही वह देश छोड़कर जर्मनी चले गए थे। उन्होंने आईटी मंत्री रहते अफगानिस्तान में सेल फोन नेटवर्क को बढ़ावा दिया था। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की मंगलवार को हुई गिरफ्तारी के बाद अब उनके बेटे नीतीश राणे ने पलटवार कर दिया। महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए राणे ने सोशल मीडिया में प्रकाश झाक की फिल्म राजनीति का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में अभिनेता मनोज वाजपेयी एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं, करारा जवाब मिलेगा। नीतीश राणे का यह ट्वीट सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। फिल्म के इस सीन में मनोज वाजपेयी आगे कहते हैं, आसमान पर थूकने वाला को ये पता नहीं है कि पलटकर थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे। वहीं महाराष्ट्र की उद्धव सरकार कोरोना का हवाला देकर इसका विरोध कर रही थी। यही नहीं, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में इन रैलियों में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर मुकदमे भी दर्ज हुए। इसी दौरान जन आशीर्वाद रैली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नारायण राणे ने राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी भी की थी। राणे ने कहा कि यह शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री स्वतंत्रता के वर्ष को नहीं जानते हैं। वह अपने भाषण के दौरान आजादी के वर्षों की गिनती के बारे में पूछने के लिए पीछे हट गए। अगर मैं वहां होता तो मैं उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारता। उनकी इस टिप्पणी ने शिवसेना को नाराज कर दिया और पार्टी ने 3 शहरों में एफआईआर तक दर्ज करवा दी है। बच्चों को यौन प्रताड़ना के मामले में दिए गए बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अपमानजनक बताया। हाई कोर्ट ने कहा था कि त्वचा का त्वचा से संपर्क हुए बिना किसी से की गई यौन छेड़छाड़ पॉक्सो के तहत अपराध नहीं है। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा, इसका अर्थ तो ये हुआ कि कोई दस्ताने पहनकर बच्चों का शोषण कर सकता है। फिर इस दलील के आधार पर अपराध मुक्त भी हो सकता है कि उन्होंने स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट नहीं किया। जस्टिस ययू ललित और अजय रस्तोगी की बेंच ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार तो बच्चों के कपड़ों को बिना हटाए उन्हें छूना यौन शोषण की श्रेणी में नहीं आएगा। इसी तरह कोई भी अपराधी अपराध करने के बाद हाईकोर्ट के फैसले का उदाहरण देने लगेगा। यूथ बार एसोसिएशन, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपालन व अन्य की ओर से इस मामले में याचिकाएं दायर की गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं ने दलील की थी कि बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला पूरी तरह गलत है, इसलिए उन्हें याचिका दायर करने पर मजबूर होना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को यौन अपराध की परिभाषा बेहतर तरीके से स्पष्ट करनी चाहिए, खासकर इस तथ्य के मद्देनजर रख के कि देश भर में पिछले 1 साल में
41,000 बच्चों के साथ यौन शोषण के मामले दर्ज किए गए हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के कारण भारत में प्याज के मार्केट में किसानों को मोटा फायदा दिखने लगा। इस बार अफगानिस्तान की प्याज भारत आना मुश्किल हो गई है। ऐसे में प्याज का बाजार किसानों को हजारों करोड़ रुपयों का फायदा दिला सकता है। देश में प्याज की पैदावार करने वाले राजस्थान के प्रमुख अलवर जिले में किसानों ने प्याज की खेती में 260 करोड़ रुपया लगाया है। इसी एक ही जिले में करीब 40,000 बीघा में प्याज उगाया जाता है। भाव अच्छे मिले तो किसानों की झोली में 600 करोड़ रुपए आ सकते हैं। देश में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में सबसे अधिक प्याज उगता है। प्याज के भावों में उछाल रहा हो तो इन राज्यों के किसानों को हजारों करोड़ रुपयों का फायदा हो सकता है। पिछली बार कर्नाटक में प्याज खराब होने के भाव ज्यादा बताए गए थे। इसी बार अफगानिस्तान से प्याज नहीं पहुंचने की उम्मीद में ज्यादा भाव का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य राज्यों में प्याज के खराब होने की खबर कम है, भाव बहुत अधिक रहने का चांस कम है। वर्ष 2019 को भारत में प्याज के भाव 100 रुपए किलो के अधिक हो गए थे। उसके बाद भारत ने अफगानिस्तान से करीब 2000 टन प्याज का आयात किया था। इसके बाद भाव 50 से 55 रुपए किलो आ गए। उस समय केंद्र सरकार ने महंगाई के मुद्दे पर यह कदम उठाया। अब सरकार के पास अफगान से प्याज के आयात का विकल्प पहले की तरह आसान नहीं होगा। सूरज के पास मिला सबसे तेजी से चक्कर लगाने वाला एस्टेरॉयड। सौर व्यवस्था में हमारे सूरज के पास वैज्ञानिकों को सबसे तेजी से चक्कर लगाने वाला एस्टेरॉयड मिला है। यह एस्टेरॉयड हमारे सूरज के बेहद करीब है। वह इतना करीब है जितना कि हमारी पृथ्वी भी नहीं है। इस एस्टेरॉयड का नाम 2021 PS27 है और वह पृथ्वी के मात्र 113 दिन में सूरज का एक चक्कर लगा लेता है। इतने कम समय में केवल बुध ग्रह ही सूरज के चक्कर लगा पाता है। बुध ग्रह को सूरज का चक्कर लगाने में पृथ्वी के 88 दिन के बराबर समय लगता है। हालांकि एस्टेरॉयड 2021 PS27 इस तरीके के परिक्रमा पथ पर पालन करता है जिससे वह बुध ग्रह की तुलना में सूरज से ज्यादा करीब से गुजरता है। यह एस्टेरॉयड करीब 1 किलोमीटर आकार का है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आंतरिक सौर व्यवस्था में इतने बड़े आकार के बहुत कम ऐसे एस्टेरॉयड है जो मौजूद है और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब यह एस्टेरॉयड सूरज के करीब पहुंचता है तो उसकी सतह का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतने तापमान में तो शीशा भी पिघल जाता है। उन्होंने कहा कि इतने तापमान से गुजरने वाला यह एस्टेरॉयड संभवतः लोहे जैसी धातुओं से बना होगा। यही नहीं, इसका परिक्रमा पथ भी अस्थिर है और यह बुधवार शुक्र ग्रह को पार करता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसे एस्टेरॉयड बुध या शुक्र ग्रह या खुद सूरज से ही टकरा सकता है। वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। एक बार फिर आपका के न्यूज नेशनल के मंच पे स्वागत है। काबुल के बाजार, बैंक और स्कूल की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। ये कहानी है काबुल की, उसकी गलियों चौबारों से, उसी के एक बसिंदे की नजर से देखते हैं काबुल की फिलहाल क्या परिस्थिति है। इसीलिए हमने इसे काबुल वाले की कहानी कहा, लेकिन कहने वाले का नाम नहीं बता सकते। उन्होंने भी इस बारे में मना किया है। तालिबानी कब्जे के 7 दिन बाद यानी 21 अगस्त को काबुल के बाजार खुलने लगे थे। शहर के मॉल, होटल, मीट, सब्जी, अनाज मंडियां, किराना स्टोर, शॉपिंग के कई मशहूर गुलबार सेंटर भी। सवाल एक ही था कि हालात कैसे हैं। जवाब ढूंढते हमें काबुल वाले से मुलाकात की। वो काबुल में पत्रकारों के मददगार रहे हैं पर जर्नलिस्ट नहीं है। हमने उनसे कहा कि काबुल घूमिए, जो भी नजर आए उनकी फोटो खींचिए, वीडियो बनाइए और वहाँ के हालात जैसे है उस तरह वॉइस मैसेज कर दीजिए। वो राजी हो गए। 3 दिन यानी 21-22 अगस्त को वो रोज काबुल में करीब
50 किलोमीटर का चक्कर लगाते थे। जो देखते भेजते हमने कच्चे माल के 3 रिपोर्ट बनाई। आज पहली रिपोर्ट काबुल की बाजार, बैंक और स्कूल से। 21 अगस्त दिन शनिवार दोपहर के करीब 12 बजे जगह जगह काबुल का मलिक अजहर स्क्वायर। 7 दिन बाद लोग घरों के बाहर दिख रहे हैं। सड़क पर रह रहकर कारें, मोटरसाइकिल गुजर रही है। कुछ लोग पैदल आगे बढ़ रहे हैं। हमें बच्चों और इक्का दुक्का औरतें भी हैं। सड़क के किनारे आइसक्रीम वाले लौट आए, खाने वाले भी अब लौट आए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। वो 2 दिन से मुंबई में हैं। उन्होंने जीएसटी इनकम टैक्स अधिकारियों के साथ मुलाकात की थी। आज सुबह उन्होंने 12 सरकारी बैंकों के अधिकारियों के साथ सालाना रिव्यू मीटिंग भी की। वित्त मंत्री आज ईच 3 की रिपोर्ट जारी करेंगी। इसके साथ ही ईच 4 भी लॉन्च करेगी। ईच का मतलब बैंकों द्वारा आसान सेवाओं को घर तक पहुंचाने से है। यह योजना सरकारी बैंकों के लिए कॉमन एजेंडा है। इसके तहत चुनिंदा सेवाओं को घर तक या डिजिटल तरीके से बैंक देते हैं। बैंक इन सेवाओं के लिए चार्ज लेते हैं। वित्त मंत्री ने बैंकों के साथ बुरे फंसे कर्जों, क्रेडिट की डिमांड के साथ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। खासकर कोरोना के समय में बैंकों की ग्रोथ को लेकर भी चर्चा की गई। पिछले साल मार्च में महामारी शुरू होने के बाद से वह वित्त मंत्री और सरकारी बैंकों के प्रमुखों की सामने की ये पहली समीक्षा बैठक है। हाल ही में सीतारमण ने कहा था कि सरकार कोविड-19 महामारी से प्रभावित आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए हर जरूरी कदम उठाने को तैयार है। सूत्रों के अनुसार बैठक में बैंकों की स्थिति, रिजर्व बैंक द्वारा घोषित पुनर्गठन 2 योजना की प्रगति की समीक्षा किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा आपात कर्ज सुविधा गारंटी योजना की भी समीक्षा की जाएगी। सरकार के विभिन्न प्रयासों से बैंकों का फंसा कर्ज 31 मार्च 2021 को घटकर 6,16,616 करोड़ रुपए पर आ गया। 31 मार्च 2020 को ये आंकड़ा 6,78,317 करोड़ रुपए था। वहीं 31 मार्च को 2019 को 7,39,541 करोड़ रुपए पर था। कोरोना महामारी के बाद बैंकों की खराब स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए। अब लॉकडाउन खुलने के बाद धीरे धीरे बैंकों की स्थिति में सुधार होना शुरू हो गया है। भाईजान को रोकने वाले अफसर को अब इनाम दिया गया। सुपरस्टार सलमान खान पिछले दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग के लिए मुंबई से रूस रवाना हुए थे। इस दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के एएसआई सोमनाथ मोहंती ने सलमान को सिक्योरिटी चेकिंग के लिए एंट्री गेट पर ही रोक लिया था। इसके बाद यह मामला काफी चर्चा में रहा था और सीआईएसएफ ऑफिसर सोमनाथ सोशल मीडिया पर हीरो बन गए थे। इसके बाद खबर आई है कि सलमान को एयरपोर्ट पर रोकने के कारण सोमनाथ मुश्किल में पड़ गए थे और उन पर सीआईएसएफ प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के आरोप लगे थे, लेकिन सीआईएसएफ के उनका खंडन किया। सीआईएसएफ ने इस मामले में चल रही गलत खबरों पर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है। इस ट्वीट में बताया गया कि कंटेंट गलत है और इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है। असल में मामले से जुड़े अधिकारी को प्रोफेशनलिज्म दिखाने के लिए पुरस्कृत किया गया है। सलमान खान को सीआईएसएफ ऑफिसर सोमनाथ मोहंती द्वारा एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग के लिए रोकने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। इसके बाद यूजर्स ने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाने के लिए सीआईएसएफ के एएसआई सोमनाथ की जमकर तारीफ भी की। कई यूजर्स ने सीआईएसएफ ऑफिसर सोमनाथ को रियल सुपर हीरो भी कहा था। साल 2020 में साइबर क्राइम सेल द्वारा दर्ज केस में बिजनेसमैन राज कुंद्रा की जमानत अर्जी पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में फैसला आ सकता है। 1 सप्ताह पहले हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कुंद्रा को अंतरिम राहत देते हुए 25 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। हालांकि एक अन्य मामले में वे पहले से गिरफ्तार है और मुंबई की तलोजा जेल में बंद है। राज कुंद्रा के अलावा इस मामले में 11 कुछ और लोग भी मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किए। इससे पहले कुंद्रा की जमानत अर्जी को सत्र अदालत की ओर से रद्द कर दिया गया था। न्यायमूर्ति संदीप के सिंधे की बेंच कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस केस में वकील सुभाष जाधव का कहना है कि कुंद्रा पर लगे आरोप निराधार है। उनका बनाया कंटेंट पोर्नोग्राफी के दायरे में नहीं आता, बल्कि वह
इरोटिक कंटेंट है। जाधव के मुताबिक सेक्शनल गतिविधियों का प्रदर्शन पॉर्न है, जबकि इसके अलावा अगर कुछ कंटेंट बनाते हैं तो वह अश्लील सामग्री की कैटेगरी में आता है। मुंबई साइबर पुलिस द्वारा दर्ज केस में कुंद्रा पर वेब सीरीज के रूप में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील वीडियो अपलोड करने का आरोप था। मुख्य शिल्पा शेट्टी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला बुधवार के लीड्स में शुरू हो रहा है। 1-0 की बढ़त हासिल कर चुकी टीम इंडिया अगर ये मैच जीत लेती है तो वह 35 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगी। ये रिकॉर्ड है इंग्लैंड में एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा मैच जीतने का। 1986 में कपिल देव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। वह इंग्लैंड में भारत इंग्लैंड के बीच खेली गई इकलौती ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसमें भारतीय टीम ने 2 से ज्यादा मैच जीते थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे खास परफॉर्म नहीं कर पाए। इसके बाद वह बहस तेज हो गई कि क्या उन्हें ड्रॉप कर देना चाहिए, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में भारत की दूसरी पारी में दोनों ने शतकीय साझेदारी कर टीम इंडिया की जीत की जमीन तैयार की। ऐसे में इस बात की संभावनाएं अधिक है कि दोनों ही तीसरे टेस्ट के लिए भी अपनी जगह कायम करने में सफल होंगे। अभी देश विदेश की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।